आप सभी 16 तारीख से और 26 तारीख से मेरे विचार से सर सीबीएसई का एग्जाम शुरू है। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है। तो हमने 20 प्रश्नों की एक लिस्ट बनाई हिस्ट्री के। ये 20% इतने कंपलसरी है कि मतलब आपके लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सब इन्हीं 20 प्रश्नों में से आएंगे बेटा जी। तो थोड़ा ध्यान लगा आपको पढ़ना है। बस एक बार आप पढ़ लोगे उससे याद हो जाएगा आपको दोबारा शायद आवश्यकता न पड़े। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका कि उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। चलिए, उदारवाद की आवश्यकता पड़ी क्योंकि उस समय शोषित वर्ग थे। समाज 3 वर्गों में बटा गया था, शोषित वर्ग और मजदूर वर्ग इनके बीच रही। इनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या ख्वाहिश थी इनकी कि भाई क्या करें, उन्हें जो है कार्य जो मतलब कि कार्य मूल्य है जिसे मजदूरी कहा जाए वो समय पर दिया जाए, ठीक है। और जो मतलब कि सामाजिक इक्वलिटी है। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे कि मताधिकार का प्रयोग, मताधिकार का प्रयोग। दूसरा पॉइंट इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण आएगा, महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार जो है प्रदान किए जाए। क्या है, उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें महिलाओं को सामाजिक व राजनीतिक अधिकार नहीं थे। इसमें जो तीसरा पॉइंट आओगे आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत से देश जो थे उस समय फ्रांस की क्रांति से आप थोड़ा सा पीछे चलोगे तो बहुत से देश जो थे उस समय उदारवाद की परिस्थिति के परिधिमा में थे, यानी कि उदारवाद को अपना लिया गया था, जिसके कारण उस देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था क्या बेटा जी ग्रोथ करने लगी थी। तो इसी चीज को देख करके क्या कहा गया कि उदारवाद किसी भी देश के लिए लाभप्रद यानी कि लाभ पहुंचाने वाला क्या है, लाभप्रद था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस पर कंसंट्रेट करोगे। दूसरा प्रश्न करते हैं बेटा, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करो। ठीक है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन, क्या 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 सुधार नेपोलियन ने करे। आपको पता होना चाहिए कि नेपोलियन किस राष्ट्र से संबंधित थे। ठीक है, तो नेपोलियन फ्रांस से संबंधित थे और फ्रांस की सारी स्ट्रक्चर जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने चेंज कर दी थी। तो उसमें सबसे पहले चेंज क्या थी बेटा जी कि शासन संबंधी, अब शासन संबंधी सुधार किए उसने, शासन का केंद्रीयकरण किया। क्या किया बेटा जी, इसका केंद्रीयकरण किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा था आर्थिक सुधार, आर्थिक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी। तो किसकी, बैंक की स्थापना की। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, ये सब चीजें उसने खत्म की। क्या कि चोर बाजार। ठीक है, और इसके साथ साथ उसने सभी के लिए काम, ठीक है, क्या है, इस प्रकार के उसने क्या कार्य किए जो मतलब सभी के लिए थे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रांस की इकोनॉमी में क्या करे बेटा जी, पार्टिसिपेशन करे। अगला धार्मिक सुधार, तो धार्मिक सुधार क्या था बेटा जी, धार्मिक सुधार कैसे संबंधित था। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने जितने भी रिलीजन्स थे राष्ट्र की ओर से मतलब कि ये सूचना दी गई कि वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का पालन कर सके। ठीक है, ये धार्मिक सुधार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है न्याय संबंधी। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में नेपोलियन संहिता बेटा जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नेपोलियन संहिता किसके द्वारा स्टेबलाइज की गई बेटा जी, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। कौन से सन में स्टेबलाइज की गई, 1804 में। या पूछ ले कि किसके लिए, या मतलब कि उद्देश्य क्या था इसे स्टेबलाइज करने का, तो इसे स्टेबलाइज करने का उद्देश्य था कि उस समय फ्रांस में जो राजतंत्र था, ठीक है, मतलब कि डिक्टेटरशिप बोल दीजिए या कुछ और इस तरह से, कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उसी का शासन होना। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सब चीजें खत्म कर दी थी और फ्रांस को लोकतंत्र अथवा गणतंत्र राज्य बनाने की उसने बहुत कोशिश की। उसके लिए उसने 1804 में नेपोलियन संहिता स्टेबलाइज की। ये कैसे संबंध है बेटा जी, न्याय से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा संबंधी सुधार क्या थे बेटा जी, शिक्षा संबंधी सुधार सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है शिक्षा संबंधी सुधार में कि उसने बेटा जी पेरिस यूनिवर्सिटी उसने स्टेबलाइज करी। क्या, पेरिस यूनिवर्सिटी का उसने क्या करवाया, निर्माण करवाया और समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा को क्या कर दिया, महत्वपूर्ण कर दिया। सार्वजनिक सुधार में भाई, सार्वजनिक सुधार में क्या क्या चीजें आती है आपको पता है। सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक थिंग्स होती है जो सभी के लिए होती है, सभी के लिए, जैसे सड़कें हैं, क्या बेटा जी, सड़कें हैं, अस्पताल है। ठीक है बेटा जी, और क्या हो सकता है बेटा जी, कुएं या मतलब कि जल स्रोत आप कह सको है,
जल स्रोत आदि। तो ये सब चीजें क्या करी उसने बेटा जी स्टेबलाइज करी। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा जी। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक थी। राष्ट्रवाद उदय होने में कौन सी परिस्थितियां थी जो सहायक हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी शुरू होने के अंत में यानी कि 1874-75 के समथिंग क्या हुआ, जो यूरोप के बाल्कन क्षेत्र थे उसमें जैसे रोमानिया है, यूनान है और युगोस्लाविया है, क्रोएशिया है, तो ऐसे ऐसे जो देश थे इनमें से अधिकतर देश किसके संपर्क में थे बेटा जी, या कह सको आप किसके शासन क्षेत्र में आते थे, ये ऑटोमन के। ठीक है, इसके शासन क्षेत्र में बेटा जी एक प्रदेश आते थे। और एक महत्वपूर्ण बात कि वहां की जो जनजातियां थी, वहां की जनजातियों किस नाम से पुकारा जाता था, इस्लाव जनजाति के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो ये क्या थे बेटा जी, इन इस्लाव जनजाति के क्या बनने लगे, समूह बनने लगे, ग्रुप बनने लगे, जो शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने क्या करने लगे बेटा जी, उसके लिए युद्ध करने लगे, आंदोलन करने लगे। ठीक है, अच्छा इसमें भाई इस्लाव राष्ट्र समूह, एक बात और याद रखो इसमें कि प्रत्येक इस्लाव जाति राष्ट्र के प्रति क्या दिखाती है, एक यूनिटी दिखाती है कि भाई शासन नीति हमारे हाथ में आवे तो हम इसके आर्थिक परिवर्तन ये करें, इसमें सामाजिक परिवर्तन वो करें। तो इस प्रकार की चीजें इसमें क्या इस्लाव जाति के अंतर्गत मतलब रिप्रेजेंट करी गई। और इसके अतिरिक्त मतलब कि जब ये उतराव चढ़ाव यूरोप में उतरा तो 1914 के आसपास यानी कि 1914 से पहले जो कंडीशन थी यह बहुत भयानक स्थिति में आ गई बेटा जी। ठीक है, इसके बाद 1914 के समथिंग क्या होगा कि यूरोप में क्या होगा बेटा जी, एक भयावह स्थिति पैदा होगी। कौन किस रूप में हुई स्थिति आपको पता है कि 1915 में क्या होगा था, या 1914 में ही क्या होगा था बेटा जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है बेटा जी, क्या होगा था आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इस विश्व युद्ध के शुरू होने के यही कारण थे कि गुटबंदी के मतलब क्या है कि 3 राज्य एक तरफ जुट गए, 4 राज्य एक तरफ जुट गए, और वो राज्य मतलब कि कहीं शासन व्यवस्था राजतंत्र है, कहीं शासन व्यवस्था लोकतंत्र है, कहीं शासन व्यवस्था प्रजातंत्र है। तो ये सब कारण होते होते क्या होगा बेटा जी कि 1914 के आसपास आते यूरोप में बहुत भयानक स्थिति पैदा होगी। और फिर धीरे धीरे क्या होगा बेटा जी कि यूरोप में ये ऐसी परिस्थिति बनी जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद में उदय होने में क्या करी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस जर्मनी में एकीकरण कब और कैसे, तो जर्मनी का एकीकरण डेट है बेटा जी की 18 जनवरी 1871 को ओटो बिस्मार्क जो पहला पर्सा का पीएम था, जर्मनी का पीएम बना। और जिसने नेपोलियन थर्ड को हरा करके क्या किया बेटा जी, जर्मनी का एकीकरण किया।